दोस्तों, एक एसपी साहब अपनी पत्नी से 3 साल से दूर रह रहे थे। एक दिन उनके ऑफिस के बड़े बाबू उनके पास आते हैं और हाथ जोड़ करके कहने लगते हैं, साहब, कल मेरी बेटी की शादी है। अगर आप इस शादी में शरीक होते तो मुझे काफी अच्छा लगता और मेरी इज्जत में चार चार लग जाते। एसपी साहब अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बड़े बाबू, इस तरह से हाथ जोड़ करके मेरे सामने कोई भी बात मत कहा करिए। आप मेरे पिता के समान हैं, आप डायरेक्टली कोई भी बात कह सकते हैं। रही बात शादी की, आपकी बेटी की शादी है तो आपकी बेटी मेरी बहन के जैसे ही हुई। और भला कौन सा भाई अपनी बहन के शादी में शरीक होने के लिए नहीं आता है। मैं जरूर आऊंगा, आप जाइए और शादी की तैयारी करिए। बड़े बाबू वहां से चले जाते हैं। अगले दिन शाम को बारात आ जाती है, जयमाले की तैयारी होने लग जाती है। बड़े बाबू बार बार दरवाजे की तरफ देखते हैं कि अभी तक एसपी साहब नहीं आए। कभी घड़ी को देखते हैं, कभी दरवाजे की तरफ बार बार जाते हैं और देखते हैं कि भला क्या हो गया कि एसपी साहब ने कहा था आने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आए। काफी बड़े बाबू परेशान होते रहते हैं और जयमाला की कार्रवाई को रोक करके रखे थे एसपी साहब के लिए ही कि जब एसपी साहब आ जाएंगे उसके बाद जयमाला का फंक्शन किया जाएगा। लेकिन अभी तक एसपी साहब पहुंचे नहीं थे। तभी वहां पर एक सायरन बजाती हुई गाड़ी आती है। उसके पीछे एक पुलिस की भी जीप होती है। जब दोनों गाड़ी आके उनके दरवाजे के सामने रुकती है और उसमें से एसपी साहब जब निकलते हैं तो बड़े बाबू और उनकी पत्नी दोनों मिलकर के काफी गर्मजोशी से एसपी साहब का को अंदर लेकर के आते हैं। अंदर लेकर के आते हैं और सीधे जहां पर स्टेज बना हुआ था, जहां पर जयमाला होने वाला था, वहां पर सामने ही ले जाकर के एसपी साहब को बैठाया जाता है। एसपी साहब बैठते हैं। जयमाले की कार्रवाई जब शुरू हो जाती है, एसपी साहब बैठे बैठे जयमाले को काफी ध्यान से देख रहे थे। जैसे ही लड़की जयमाला लड़के के गले में डालती है, एसपी साहब का जो दिमाग अपने उस दिन, जिस दिन उनकी शादी हुई थी और जिस दिन उनकी पत्नी ने उनके गले में जयमाल डाला था, वहां घूम जाता है। एसपी साहब ऐसा महसूस करने लगे हैं कि ये जो जयमाला लड़की डाल रही है वो कोई और नहीं, उनकी पत्नी और उनके गले में डाल रही है। एसपी साहब उस अपने शादी के ख्वाबों में गुम हो जाते हैं और उनके शादी का जो फंक्शन था वो चलचित्र के माफिक उनके दिलो दिमाग में छा जाता है। वो पूरी अपनी शादी किसी और की हो रही थी, जयमाला किसी और का हो रहा था, लेकिन एसपी साहब के दिमाग में उनकी शादी का पूरा चलचित्र भ्रमण कर रहा था। एसपी साहब अपनी शादी के बारे में इस तरह से सोचने लग जाते हैं कि एसपी साहब का शरीर कांपने लग जाता है और उनकी पत्नी की याद उनको सताने लग जाती है। अब एसपी साहब बड़े बाबू से कहते हैं कि बड़े बाबू, अब मुझे जाना है, मुझे बहुत सारे काम है। और एसपी साहब वहां से सीधे उठ करके और अपने बंगले पर आ जाते हैं। बंगले पर जैसे ही आते हैं, सामने दीवार पर टंगी हुई अपनी पत्नी की तस्वीर को उठा करके देखने लगते हैं और फूट फूट करके रोने लग जाते हैं। दोस्तों, अब एसपी साहब से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब उनकी पत्नी दिलो दिमाग में उनके बिल्कुल छा गई थी। अब वो सोचने लगते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाएगा, मुझे अपनी पत्नी से अब मिलना ही होगा। अब मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता हूँ। अगले दिन जैसे ही सुबह होता है, अपने ड्राइवर को बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो, मुझे कहीं चलना है। ड्राइवर गाड़ी लेकर के आता है और एसपी साहब बैठ जाते हैं, अपनी पत्नी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। जब एसपी साहब अपनी पत्नी के घर पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी पत्नी का भाई और भाभी मिलते हैं। भाई और भाभी से पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारी बहन। भाई और भाभी जो होते हैं वो सीधे बोलते हैं कि हमें पता नहीं है, वो कुछ दिन पहले ही यहाँ से कह करके निकल गई कि मैं कहीं और जा रही हूँ, हमको पता नहीं है वो कहाँ पर है। जैसे ही एसपी साहब सुनते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और एसपी साहब काफी दुखी हो जाते हैं और अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि देखो, मैं कितना बड़ा पापी हूँ जो अपनी पत्नी को संभाल नहीं पाया। मैं एक इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मैं एसपी हूँ, जब मैंने अपनी पत्नी को नहीं संभाला तो इतनी पब्लिक को मैं कैसे संभालूंगा। और यही सोच सोच करके एसपी साहब दुखी होते रहते हैं और दुखी मन से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, चलो वापिस चलते हैं। वापिस जब ये लोग चल ही रहे होते हैं, अभी कुछ ही किलोमीटर वापस आए होते हैं, तभी वहां पर उन्हें एक होटल दिखता है और अपने लोगों से, अपने उनके साथ जितने भी लोग थे सबको वहां पर रुकवाते हैं और कहते हैं कि देखो, सुबह से ही हम लोग चले हुए हैं, आप लोग भी भूखे होगे, चलो होटल में कुछ खाना पीना खा लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उस होटल में एसपी साहब और उनके टीम के जितने भी 10-12 लोग उनके साथ थे, पुलिस की जो टीम थी, सारे लोग उस होटल में पहुंच जाते हैं। खाना मंगाया जाता है और जब सभी लोग बैठ करके खाने की तैयारी करने लग जाते हैं, तभी एक महिला वेटर एक प्लेट में खाना लेकर के एसपी साहब के सामने पहुंचती है। जैसे ही वो खाना रखती है और एसपी साहब की नजर उस महिला वेटर की तरफ जाती है, महिला वेटर को देख करके एसपी साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनका शरीर कांपने लग जाता है और जो महिला होती है, जो वेटर,
वो भी जब एसपी साहब को देखती है तो उसके भी हाथ हिलने लग जाते हैं। उसके हाथ में प्लेट होता है, लगता है कि वो प्लेट जमीन पर गिर जाएगा और वो भी कांपने लग जाती है, लेकिन किसी भी तरह से उस प्लेट को रखती है और रख करके अपने आंखों में आंसू छुपाए हुए और भाग करके अपने रूम में चली जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो महिला भाग करके जाती है, एसपी साहब अपने चेयर से उठते हैं और उस जो होटल की जो मालकिन थी उससे पूछते हैं कि ये महिला कहाँ भाग करके गई, और फिर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। दोस्तों, आखिर ये कौन थी महिला जो एसपी साहब को देख करके और फुट फुट करके रो करके भाग गई थी, और एसपी साहब ने उस महिला को देख करके एसपी साहब के हाथ पैर क्यों कांपने लगे थे? क्या थी कहानी, क्या था किस्सा, जानेंगे इस कहानी में, इस वीडियो में आगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, काफी दर्द विदारक कहानी है, काफी इमोशनल कहानी है। इस कहानी में, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बिहार राज्य का एक जिला पड़ता है नवादा, और नवादा के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक छोटे से किसान जिनका नाम होता है जयनारायण। जयनारायण के परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक ही बेटा होता है, इकलौता संतान होता है जिसका नाम होता है सुमित। अपनी खेती बाड़ी से किसी भी तरह से जयनारायण जी अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाते हैं। उनका जो बेटा सुमित होता है पढ़ने लिखने में काफी होशियार होता है, और जब वो 5 साल का होता है तो जयनारायण जी उसका पास के ही एक स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। पढ़ने लिखने में काफी होशियार होता है। जब स्कूल के टीचर्स जयनारायण जी से कहते हैं कि आपका बेटा पढ़ने लिखने में काफी होशियार है, इसके पढ़ाई लिखाई के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ लिख करके आगे चल के बहुत बड़ा अधिकारी बन सकता है। जयनारायण जी जब ये चीजें सोचते हैं, जब सुनते हैं टीचर से, तो काफी खुश होते हैं और अपनी पत्नी से आकर के हमेशा कहते रहते हैं कि टीचर कह रहे हैं, जो अध्यापक हैं वो सारे कह रहे हैं कि आपका बेटा पढ़ने लिखने में काफी होशियार है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ये पढ़ लिख करके एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। जब उनकी पत्नी ये बातें सुनती हैं तो वो भी काफी खुश होती हैं। अपने बेटे को काफी लाड़ प्यार से ये लोग पाल रहे थे। धीरे धीरे सुमित बड़ा होने लग जाता है, और जब 10वीं क्लास में जाता है तो 10वीं क्लास में काफी अच्छे नंबरों से पास होता है। आसपास के जितने भी गांव होते हैं सब में नंबर 1 आता है। वहां की अपने गांव में और आसपास के गांव में ये चर्चा का विषय बन जाता है कि इनका लड़का जो है पढ़ने लिखने में काफी होशियार है। धीरे धीरे जब वो 12वीं क्लास करता है, 12वीं में भी काफी अच्छे नंबरों से पास होता है, और उसके बाद जयनारायण जी उसका एडमिशन शहर के एक स्कूल में ग्रेजुएशन में करा देते हैं। एक कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है और वहां से वो ग्रेजुएशन करने लग जाता है। 3 साल के बाद जब वो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन भी काफी अच्छे नंबरों से जब वो पास होता है, तो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मेरा विचार है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली जाना चाहता हूं और कुछ कोचिंग वगैरह वहां करना चाहता हूँ। जयनारायण जी कहते हैं कितने पैसे लगेंगे बेटा? वो जब पैसे बताता है तो जयनारायण जी पहले तो सोचते हैं कि इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे, फिर सोचते हैं कोई बात नहीं, अपनी खेती बाड़ी वगैरह गिरवे गिरवी रख करके और पैसे ले करके और उसको पैसे दे देते हैं, और कहते हैं कि जाओ खूब दिल लगा करके पढ़ना और जल्दी से जल्दी यूपीएससी क्लियर करके एक अधिकारी बनो। सुमित दिल्ली चला जाता है और मुखर्जी नगर में रहने लग जाता है, और वहीं पर कोचिंग करने लग जाता है, यूपीएससी का तैयारी करने लग जाता है। जी जान से मेहनत करता है। पहली साल जब यूपीएससी का एग्जाम देता है तो उसको भरोसा होता है कि मैं क्लियर कर लूंगा, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है। पहली साल फेल हो जाता है। अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझसे इस बार क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार मैं जरूर करूंगा, और फिर दूसरे चांस के लिए तैयारी करता है और जी जान लगा करके मेहनत करता है। लेकिन फिर भी दूसरे चांस में भी जब उसका यूपीएससी क्लियर नहीं होता है तो काफी दुखी हो जाता है, और जब गांव आता है अपने पिताजी से कहता है, पिताजी इस बार भी मुझसे क्लियर नहीं हो पाया, लग रहा है कि यूपीएससी मेरे लिए बना नहीं है। तब उसके पिताजी कहते हैं, बेटा हिम्मत मत हारो और लगे रहो, जरूर एक दिन सफलता मिलेगी। उसी समय जो उसके पिताजी सुमित के होते हैं, अब वो कहते हैं, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो और यूपीएससी की तैयारी तो चलती रहेगी, अब हम लोग कब तक बूढ़े बूढ़ी घर में अकेले खाना बना करके खाते रहेंगे? तुम्हारी जो माँ है देखो हमेशा बीमार रहती है, और हमेशा वो कहती रहती है कि सुमित की शादी कर दें। अब हम लोग सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए, जब घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हें भी किसी तरह की चिंता नहीं रहेगी, और तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करके और कंपटीशन की तैयारी करते रहोगे। सुमित जब अपने पिताजी की ये बातें सुनता है तो वो भी थोड़े सोच में पड़ जाता है, और वो भी सोचने लग जाता है कि ये यूपीएससी की तैयारी इतनी आसान तो है नहीं, कब निकलेगा कोई भरोसा नहीं है, और जब पत्नी घर में आ जाएगी तो कम से कम इस टेंशन से तो मैं मुक्त हो जाऊंगा।
अपने मेरे बूढ़े माता पिता की कम से कम वो देखभाल करने लग जाएगी, तो मैं कहीं भी जा करके और अच्छे तरीके से और दिल लगा करके पढ़ाई कर सकता हूँ, तैयारी कर सकता हूँ। और वो अपने पिताजी से कहता है कि ठीक है, आपकी जो मर्जी, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी कर दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। उसके बाद जो उसके पिताजी जय नारायण जी होते हैं, अब वो शादी करने के लिए अच्छी लड़कियों की तलाश में लग जाते हैं। तभी उनके पास एक बगल के गांव का रिश्ता आता है। वो लड़की भी ग्रेजुएशन कर रही थी, फाइनल ईयर में थी, जिसका नाम निर्मला था। काफी अच्छे परिवार की थी, उसके पिताजी टीचर थे और घर परिवार काफी अच्छा था। लड़की देखने में काफी खूबसूरत थी। जब जय नारायण जी देखते हैं तो उस लड़की को पसंद कर लेते हैं, अपनी पत्नी को दिखाते हैं और फिर फोटो अपने बेटे सुमित को दिखाते हैं, तो सुमित को भी वो लड़की काफी पसंद आ जाती है और सुमित शादी के लिए हाँ कर देता है। और उसके बाद शादी तय समय पर काफी धूमधाम से सुमित और निर्मला की शादी संपन्न हो जाती है। जब निर्मला शादी के बाद अपने ससुराल में आती है तो उसे देख करके लोग खुश होने लग जाते हैं। सास ससुर काफी खुश होते हैं। वो अपने सास ससुर का काफी ध्यान देती थी, काफी उनका मान मर्यादा और इज्जत सम्मान देती थी उनको, हमेशा हाथ पैर दबाना, उनका सेवा सत्कार में लगी रहती थी, जिससे जय नारायण जी और उनकी पत्नी हमेशा खुश रहते थे। अपनी बहू को देख करके, अपने बहू के चाल चलन से और अपने बहू के व्यवहार से वो लोग काफी खुश रहते थे। और ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में वो भी थी, वो डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर रही थी और उसका थर्ड ईयर का एग्जाम होता है। उस समय सुमित छुट्टी आया होता है, अपनी कोचिंग से छुट्टी लेकर के, और उसका थर्ड ईयर का एग्जाम दिलाने के लिए खुद बाइक से लेकर के जाता है और लेकर के आता है। थर्ड ईयर का एग्जाम देती है और वो भी थर्ड ईयर क्लियर कर लेती है। इधर सुमित अब फिर से तीसरे चांस की तैयारी करने लग जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, 2 बार तो मैं क्लियर नहीं कर पाया, सोच रहा हूँ कि एक बार और कोशिश करूँ, अगर इस बार क्लियर नहीं होगा तो मैं यूपीएससी की तैयारी छोड़ दूंगा। निर्मला कहती है कि क्यों छोड़ देंगे आप तैयारी करिए, मुझे भरोसा है कि एक न एक दिन आप जरूर यूपीएससी क्लियर करेंगे। और पैसे रुपए की रही बात, अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो मैं कहिए तो अपने पिताजी से मांगता हूँ। और उसके पिताजी से अपने कहती है और अपने पिता से कुछ पैसे मांग करके उसको अगेन कोचिंग कराने के लिए पैसे दे देती है। सुमित जाता है और फिर से मुखर्जी नगर में कोचिंग करने लग जाता है, तैयारी करने लग जाता है। इधर जो निर्मला होती है, सास ससुर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती थी, उनका सेवा सत्कार करती थी और घर का पूरा जो भी देखभाल है सब कुछ निर्मला करने लगी थी। अब सुमित घर की तरफ से बिल्कुल टेंशन मुक्त हो गया था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना था। अब वो दिन रात मेहनत करने लग जाता है और उसके दिलो दिमाग में यही होता है कि इस बार किसी न किसी तरह से मुझे यूपीएससी क्लियर कर लेना है। और उसकी मेहनत अंततः रंग लाती है और इस चांस में वो यूपीएससी काफी अच्छे नंबरों से, काफी अच्छे रैंक के साथ क्लियर कर लेता है। और जैसे ही उसका रिजल्ट निकलता है, वो उछल पड़ता है और तुरंत फोन करके अपनी पत्नी निर्मला को बताता है, अपने पिता जयनारायण जी को बताता है। और देखते ही देखते पूरे गांव में शोर मच जाता है कि जयनारायण जी के बेटे ने यूपीएससी क्लियर कर लिया, अब वो एसपी बनने जा रहा है। उसके बाद रिजल्ट निकलने के बाद सुमित अपने गांव आता है। गांव में उसे काफी इज्जत सम्मान दिया जाता है। उसे कंधे पर बैठा करके, गाड़ी पर बैठा करके पूरे गांव में घुमाया जाता है। उसे फूल मालाओं से उसका स्वागत किया जाता है। साथ में उसके पिताजी को भी, जयनारायण जी को भी गाड़ी में बैठा करके और पूरे गांव का भ्रमण कराया जाता है। गांव के सारे लोग फूल मालाओं का उनके ऊपर बारिश करते हैं, जिसे देख करके जयनारायण जी भी काफी खुश होते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अगर बेटा, एक ही बेटा भगवान ने दिया, लेकिन ऐसा बेटा दिया कि जिसने मेरा कलेजा चौड़ा कर दिया, मेरी इज्जत और मेरी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा इतना बढ़ा दिया। गांव में जगह जगह चबूतरों पर जा करके इसको बुलाया जाता है और वहां पर इससे कहा जाता है कि अपनी तैयारी के बारे में गांव के लड़कों को और बताओ, जिससे और भी गांव के लड़के मोटिवेट हो और यूपीएससी की तैयारी करें, वो भी अधिकारी बने। कई दिन तक, जब तक वो गांव में रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंक्शन होता रहता है और उस फंक्शन में इसको चीफ गेस्ट बना करके और सुमित को बुलाया जाता है और उसे लेक्चर देने के लिए कहा जाता है। काफी लड़कों को, काफी यंगस्टर्स बच्चों को ये मोटिवेट करता है और कहता है कि यूपीएससी की तैयारी करो, जी जान लगा दो, अपनी मेहनत करो, और इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। ये सारे बच्चे जो गांव के होते हैं, जब ये चीजें उनको पता चलती है तो उनके अंदर एक नया जोश और नया मोटिवेशन उनको प्राप्त होता है। उसके बाद सुमित अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ और ट्रेनिंग में थोड़ा समय लगेगा। ट्रेनिंग करने के बाद जब मेरी कहीं पोस्टिंग हो जाएगी तो वहीं पर सारे लोगों को मैं लेकर के चलूंगा। सुमित चला जाता है, ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करके उसके एक जिले में पोस्टिंग हो जाती है। और पोस्टिंग जब हो जाती है तो सीधे घर आता है। निर्मला को कहता है, निर्मला तुम्हारे वजह से ही आज मैं एसपी बना हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो घर में आना था और घर में जो जिस तरीके की तुम लक्ष्मी आई,
इसकी वजह से आज मैं एसपी बना हूँ। अगर तुमने इस तरीके से मुझे मोटिवेट नहीं किया होता तो मैं तो शायद अब इस यूपीएससी की तैयारी से पीछे हटने लगा था। लेकिन उस दिन जो तुमने मोटिवेट कर दिया और जी जान लगा करके मैंने मेहनत किया, तुमने मेरे घर परिवार का सारा देखभाल कर दिया, सारा चीज अपने कंधों पर उठा लिया, जिसकी वजह से मैं आज एसपी बन के तुम्हारे सामने हूँ। जो सास ससुर जय नारायण जी और उनकी पत्नी अपनी बहू के बारे में सोचने लगते हैं कि इस बहू मेरे घर की लक्ष्मी है, जैसे ही इसके कदम इस घर में पड़े मेरा बेटा एसपी बन गया, ये घर के लिए हमारी लक्ष्मी है। और निर्मला को काफी प्यार और सम्मान दिया जाने लगा था जब उसकी डिस्ट्रिक्ट में एसपी बन करके वो पहुंचता है। उसके बाद निर्मला को और अपने पिता जय नारायण जी और माता जी को वहीं पर अपने बंगले में लेकर के जाता है और वहीं पर रखने लग जाता है। उसके बाद उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। बिहार ऐसे ही पिछड़ा हुआ राज्य है और वहां पर जो है गुंडागर्दी मारपीट ज्यादा ही है। एसपी के ऊपर ज्यादा ही वहां पर बोझ रहता है, उनके कंधे के ऊपर दारोमदार ज्यादा ही होता है और एसपी का वर्क भी ज्यादा होता है। कभी बाढ़ कभी कुछ होता ही रहता है। और इस वजह से जो सुमित होता है काफी बिजी रहता है। सुमित एक काफी ईमानदार एसपी था, उसे जहां भी भेजा जाता था वो काफी ईमानदारी से चला जाता था और काफी ईमानदारी से काम करता था। नया नया एसपी था, जहां भी कोई भी बाढ़ हो या कोई भी आतंकवादी गतिविधियां हो या कोई भी काम होता है, सुमित को ही भेजा जाता था और सुमित वहां पर चला जाता था। कई कई दिनों तक वो घर से बाहर रहता था, जिसकी वजह से निर्मला इधर अंदर अंदर घुटने लगती थी और सोचने लगती थी कि क्यों इतने दिनों तक ये बाहर रहते हैं। हमने तो सुना है कि एसपी काफी बड़े पोस्ट पर एसपी होते हैं और वो अपने घर पे अपने परिवार के साथ हमेशा समय बिताते हैं, लेकिन ये तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। कभी कभी दो दो तीन तीन दिन तक ये बाहर रहते हैं। ऐसी कौन सी नौकरी करने लगे हैं। तभी जो निर्मला की भाभी होती है वो एक दिन उसको फोन करके कहती है कि देखना, अपने पति के ऊपर कंट्रोल करके रखना, क्योंकि तुम्हारे पति एसपी हैं और जब बड़े अधिकारी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तो अपनी पत्नी को छोड़ करके वो दूसरे दूसरे औरतों और लड़कियों के चक्कर में पड़ने लग जाते हैं। इसलिए अपने पति के ऊपर ध्यान देना। कुछ सहेलियां होती हैं निर्मला की, वो भी बात बात में निर्मला से कहती रहती है कि देखो, आजकल के जो अधिकारी हैं वो अपने पत्नी के ऊपर कम ध्यान देते हैं, पत्नी को कम प्यार करते हैं, वो बाहर की लड़कियों और औरतों के चक्कर में ज्यादा लगे रहते हैं, ज्यादा पड़े रहते हैं। ये सब चीजें जब निर्मला के दिमाग में चढ़ने लगता है तो वो अब अपने पति सुमित के ऊपर शक करने लग जाती है। अक्सर जब सुमित ड्यूटी से आता था तो निर्मला उसके मोबाइल को चेक करने लगती थी और उससे कहने लगती थी, कहाँ थे इतने देर तक, इतने दिनों तक, एक एक दो दो दिन कैसे आप बाहर रहते हो, आप जरूर किसी न किसी महिला के साथ, किसी न किसी लड़की के साथ आपके अवैध संबंध है। जब सुमित निर्मला की ये सब बातें सुनता है तो निर्मला को समझाता है कि निर्मला, इस तरह के शक मत पालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि कभी कहीं और मैं नया एसपी हूँ, इसलिए मुझे जहां भी भेजा जाता है मैं वहां चला जाता हूँ और अपनी ड्यूटी काफी ईमानदारी से करता हूँ, इसलिए मुझे समय लगता है। तुम ऐसे गलत चीजें अपने दिलो दिमाग में मत बैठाओ। लेकिन निर्मला के दिमाग में तो इस शक का कीड़ा बैठ गया था। ऐसे ही उसके जो सुमित के ऑफिस में ही एक इंस्पेक्टर लेडीज थी और वो हमेशा कोई भी बात होती थी, कोई भी काम होता था तो तुरंत एसपी साहब को फोन करती थी। वो अपनी ड्यूटी का पार्ट उसका था, जो ड्यूटी के लिए वो हमेशा एसपी साहब से कुछ न कुछ पूछती रहती थी। लेकिन जब उस महिला का फोन आता था तो जो निर्मला थी यही सोचती थी कि इस इंस्पेक्टर का एसपी साहब के साथ, इसके सुमित के साथ कोई न कोई नाजायज संबंध है। इस तरह के कई सारे केस होते हैं जिसकी वजह से निर्मला का जो दिमाग होता है वो खराब हो जाता है और अक्सर वो हमेशा सुमित के साथ लड़ने झगड़ने लग जाती है। जब सुमित उसके इन सब चीजों से परेशान हो जाता है तो कई बार वो भी आग बबूला हो जाता है, कई बार वो भी गुस्सा हो जाता है और वो भी कह देता है कि तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो ठीक ढंग से रहो, इस तरह से अगर शक करोगी तो अच्छा नहीं है। और एक दिन तो ऐसा हो जाता है कि दोनों में काफी तू मैं हो जाता है, काफी बातचीत हो जाती है और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि जय नारायण जी को और उनकी पत्नी को बीच में आकर के इन दोनों का बीच बचाव करना पड़ता है। उस दिन सुमित ने भी काफी उल्टा पलटा बोल दिया था उसको और उस सुमित ने भी बोल दिया था कि तेरे जैसी औरत जो मेरी जिंदगी में आकर के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, नहीं तो मेरे लिए तो बहुत सी अच्छी अच्छी औरतें भी मिल सकती थी। और जो निर्मला थी वो भी काफी उल्टा सीधा बोल दी कि तुम्हारे जैसा पति नकारा और निकम्मा पति पा करके मैं काफी दुखी हूँ, तुम्हारी दूसरे दूसरे लोगों के साथ अवैध संबंध है, तुम पत्नी के साथ अच्छे तरीके से नहीं रहना चाहते हो, तुम तो दूसरों के साथ अपनी रंगरेलियां मनाते हो, ऐश करते हो, आराम करते हो। इस तरह की जब बातें निर्मला कहती है तो सुमित भी काफी गुस्सा हो जाता है और इधर निर्मला भी काफी नाराज हो जाती है। और फिर उस दिन निर्मला ये सब चीजें होने के बाद कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ही नहीं
और उसके घर को छोड़ करके, और उसका जो मैका होता है, जो पिताजी का घर होता है, वो नजदीक ही होता है, और वहां से उसी दिन वो अपने मैके चली जाती है। इधर सुमित अपने माता पिता के साथ रहने लग जाता है और वो अपने माता पिता के साथ अपने मैके में रहने लग जाती है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है, लेकिन सुमित आज भी उसे वैसे ही प्यार करता था। हमेशा उसकी तस्वीर को अपने रूम में लगा करके रखा था। सुबह सोते जागते हमेशा एक नजर अपनी पत्नी की तरफ देखता था और आंसू बहाता था। लेकिन सुमित भी ईगो में था और उधर वो भी ईगो में बैठी हुई थी। इधर सुमित के पिताजी हमेशा सुमित से कहते थे कि बेटे, बहू को लेकर के आओ, और इस तरह से घर में अच्छा नहीं लगता है, काफी सूना सूना घर लग रहा है। सुमित अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला था, वो अपने ईगो में छोड़ करके गई है, तो खुद ही आएगी तभी मैं उसको रखूंगा, मैं उसको बुलाने के लिए नहीं जाऊंगा और न ही मैं उससे बात करूंगा। लेकिन दिल में तो उसके कुछ टीस थी। वो हमेशा अपनी पत्नी की बातों को याद करता था, क्योंकि अपनी पत्नी से वो बेहद प्यार करता था। सोते जागते हमेशा अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईगो के वजह से अपनी पत्नी के पास नहीं जाता था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी आ जाए और हम लोग काफी प्यार से रहें, लेकिन उधर जो उसकी पत्नी थी, निर्मला थी, वो भी अपने ईगो में थी। वो भी नहीं आना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि वो आए और मेरे पैरों पर गिर करके माफी मांगे कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में यही था कि ये दूसरे लड़कियों के साथ, दूसरे औरतों के साथ संबंध कायम कर रहा है, और इसी वजह से वो भी नहीं आना चाहती थी। और दोनों के बीच में दूरियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। 1.5-2 साल बीत जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई भी बात नहीं होती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। जब समय 3 साल होने वाला होता है, तो एक दिन जो एसपी सुमित के ऑफिस के हेड क्लर्क होते हैं, उनकी बेटी की शादी होती है, और वो एसपी साहब के ऑफिस में आते हैं और सुमित से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी की शादी है, अगर आप एक बार बेटी की शादी में शरीक करेंगे तो मुझे काफी खुशी होगी, और जो मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी कि इनकी बेटी की शादी में तो एसपी साहब आए थे। सुमित जब ये बातें सुनते हैं तो सीधे अपने चेयर से खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि वो बुजुर्गों का और बड़े लोगों का काफी सम्मान करते थे। वो खड़ा हो जाते हैं और तुरंत अपने चेयर से बाहर आते हैं, और जो जो बड़े बाबू होते हैं उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि देखिए, आप मेरे सामने कभी भी आते हैं तो हाथ मत जोड़ा करिए। आप मेरे पिता के समान हैं। आप कोई भी बात डायरेक्टली मुझसे बोल सकते हैं, जैसे अपने बेटे को बोला जाता है वैसे बोल सकते हैं। आप हाथ जोड़ते हैं तो मुझे काफी दुख लगता है, इस तरह से मत किया करिए। रही बात आपकी बेटी की शादी, तो आपकी बेटी मेरी बहन के जैसे है, और कौन सा भाई, भला ऐसा कौन सा भाई होगा इस दुनिया में जो अपनी बहन के शादी में नहीं जाना चाहेगा। आप जाइए और तैयारियां कराइए, मैं बहन की शादी में तय समय पर, निश्चित समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। वहां पर जो उनके बड़े बाबू होते हैं, उन शादी की तैयारियां करवाते रहते हैं। अगले दिन जब शादी होता है, शादी का फंक्शन की पूरी तैयारी हो गई होती है, और सिर्फ एसपी साहब के आने का इंतजार होता है। बारात आ गई होती है, जयमाला की तैयारी चल रही थी, सिर्फ एसपी साहब के आने का वेट हो रहा था। और बार बार जो बड़े बाबू होते हैं, कभी गेट के ऊपर जाते हैं, कभी अपनी घड़ी में समय देखते हैं कि अभी तक एसपी साहब क्यों नहीं आए। काफी हैरान और परेशान होते हैं। कभी अपनी पत्नी से बात करते हैं और कहते हैं कि एसपी साहब ने बोला था आने के लिए, लेकिन अभी तक आए नहीं, कहाँ किस काम में फंस गए। ऐसे तो वो नहीं है, काफी अच्छे नेक विचारों के आदमी हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो ना आए, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फंस गए हैं। फिर भी थोड़ी देर इंतजार करते हैं, और वो इंतजार करते रहते हैं। तभी वहां पर उनके दरवाजे के पास एसपी साहब की गाड़ी सायरन बजाती हुई आकर के रुकती है। उसके पीछे एक पुलिस की प्रोटेक्शन की गाड़ी भी होती है, और सारे लोग जैसे ही वो गेट के ऊपर पहुंचते हैं, जो बड़े बाबू होते हैं, उनकी पत्नी, काफी खुश हो जाते हैं। लोग खुशी से झूम उठते हैं। एसपी साहब अपनी गाड़ी से निकलते हैं, काफी शालीनता से इन लोग को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद जो बड़े बाबू हैं उनके साथ में चलने लग जाते हैं। बड़े बाबू उनको ले आकर के, और जहां पर जयमाल हो रहा था वहां पर काफी अच्छे तरीके से बैठाते हैं, और उसके बाद जयमाल शुरू हो जाता है। जयमाल जैसे ही शुरू होता है, और लड़की जयमाल लड़के के गले में जैसे ही डालने वाली होती है और डाल रही होती है, वैसे ही जो एसपी साहब का जो दिमाग अपनी शादी के उस दिन के तरफ, जिस दिन इनके गले में जयमाल पड़ रहा था, उधर चला जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी पत्नी ही उनके गले में जयमाल डाल रही है। वो शादी का पूरा फंक्शन जो उनका हुआ था, वो सारी चीजें चलचित्र की माफिक इनके दिलो दिमाग में घूमने लगता है। लड़के और लड़की की शादी हो रही थी, लेकिन वो शादी इनको नहीं दिख रही थी, उनको अपनी ही शादी दिख रही थी। उस दिन जब 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी, किस तरह से उन्होंने एंजॉय किया था, किस तरह से उनकी पत्नी खुश थी,
किस तरह से उस शादी में क्या क्या चीजें हो रहा था, वो सारी चीजें उनके दिलो दिमाग में चलने लग जाता है और उनके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो तुरंत वहां पर खड़े होते हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वहां पर वो रुक पाए और बड़े बाबू से कहते हैं, बड़े बाबू कुछ काम है मुझे और काफी इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। और बड़े बाबू कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे शादी में आए, आप जाइए अपने काम को करिए। और एसपी साहब वहां से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सीधे अपने बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगले में पहुंचने के बाद अपनी पत्नी के तस्वीर के सामने जाकर के खड़े होकर के काफी देर तक आंसू बहाते रहते हैं। अपने माता और पिता से कहते हैं कि मुझे अब आज सुबह जैसे ही होगा मुझे अपनी पत्नी को लेने के लिए जाना होगा। अब मुझे उसकी याद आ रही है। जय नारायण जी जैसे ही ये बातें सुनते हैं, जय नारायण जी अपने बेटे के सिर के ऊपर हाथ रखते हैं। वो महसूस करते हैं कि बेटा अंदर से रो रहा है। वो बोलते हैं, बेटा परेशान मत हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाएगी, तुम कल सुबह होते ही उसके गांव चले जाना। सुबह जैसे ही होता है, एसपी साहब अपने ड्राइवर को बुलाते हैं और कहते हैं, फटाफट गाड़ी लेकर के आओ, हम लोग कहीं चलना है। अपने ड्राइवर को लेकर के सीधे अपनी पत्नी के गांव पहुंचते हैं। जब वो गांव पहुंचते हैं तो वहां पर उनका भाई और भाभी मिलते हैं, क्योंकि उनके जो जो उसकी पत्नी के माता पिता होते हैं वो एक दुर्घटना में खत्म हो गए होते हैं। उस घर में बस उसका भाई और भाभी होता है। जब वहां एसपी साहब पहुंचते हैं तो भाई और भाभी जब घर से बाहर निकलते हैं, एसपी साहब उनसे पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारी बहन, कहाँ है निर्मला। तो वो जो भाई और भाभी होते हैं कहते हैं, हम लोगों को कुछ पता नहीं है, वो एक दिन ऐसे ही निकल गई और बोली कि मैं जा रही हूँ, वो कहाँ गई ये सब हम लोगों को पता नहीं। एसपी साहब जैसे ही उन लोगों की बातें सुनते हैं काफी नाराज होते हैं उन लोगों के ऊपर और कहते हैं कि कैसे भाई और भाभी हो तुम लोग, अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सकते हो। लेकिन तब फिर सोचने लग जाते हैं कि मैं इन लोगों को बोलने के लायक ही नहीं हूँ, मैं तो खुद अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख पाया, इनको क्या मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद काफी गमगीन हो जाते हैं एसपी साहब, उनके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और सीधे वो जाकर के अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर से कहते हैं, ठीक है गाड़ी लेकर के चलो। रास्ते में उनके आंखें ऐसे लग रहा था कि अभी बरस जाएंगी। उनका दिल धड़कने जो तेज हो गई थी। वो अपने पत्नी के बारे में सोचते रहते हैं कि देखो मैंने अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया, एक पत्नी के साथ कितना बड़ा मैंने नीचता वाला व्यवहार किया। इसी दुख के मारे वो अपने भी घर को छोड़ करके चली गई। शायद वो इस दुनिया में है कि नहीं है, अब वो मुझे दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा। काफी दुखी हो जाते हैं और चलते रहते हैं। तकरीबन कुछ किलोमीटर चले होते हैं, 40-50 किलोमीटर जैसे ही चले होते हैं, उनको अपने ड्राइवर को और जो उनके साथ बाकी लोग होते हैं सबको रुकवाते हैं एक होटल के सामने और कहते हैं कि सुबह ही का ही हम लोग चले हुए हैं, मुझे भी कुछ भूख लगी है और आप लोग भी भूखे होंगे, यहाँ पर ये होटल है, चलिए यहाँ पर चल करके कुछ खा पी लिया जाए, उसके बाद चलते हैं। उस होटल में सारे लोग चले जाते हैं। जैसे ही वहाँ एसपी साहब उस होटल में पहुंचते हैं और खाने पीने का ऑर्डर देते हैं और अपनी चेयर पर बैठे होते हैं, एक वहां पर एक महिला वेटर एसपी साहब के पास एक प्लेट में खाना लेकर के आती है। जैसे वो महिला एसपी साहब के सामने वो प्लेट लेकर के आती है, एसपी साहब जैसे ही उसको देखते हैं, एसपी साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। एसपी साहब उस महिला को देख करके उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो महिला जैसे ही एसपी साहब को देखती है उसके भी आंखें भर आती हैं, उसके भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। उस महिला के हाथ हिलने लग जाते हैं, ऐसा लग रहा था कि महिला के हाथ में जो प्लेट है वो नीचे गिर जाएगा। किसी भी तरह से महिला वो प्लेट को टेबल के ऊपर रखती है और पीछे मुड़ करके भाग करके वहीं पर एक कमरा बना हुआ होता है उस रूम में जाकर के बैठ जाती है। अब एसपी साहब की हालत बहुत खराब होती है। एसपी साहब उस चेयर से अपने उठते हैं और जो उस होटल की मालकिन थी वो भी एक महिला थी, उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये जो अभी वेटर आई थी ये कहाँ गई है। तो महिला बताती है कि वहां पर एक रेस्ट रूम है इनके लिए बना हुआ है, उस रेस्ट रूम में गई होगी, आप उसके पास जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं क्या। एसपी साहब कुछ भी नहीं बोलते हैं और सीधे उस रेस्ट रूम की तरफ चले जाते हैं। जैसे उस रूम में जाकर के एसपी साहब घुसते हैं तो देखते हैं कि निर्मला एक कोने में बैठ करके फूट फूट करके रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। एसपी साहब उसके नजदीक जाकर के बैठते हैं, उसके सिर के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या बात हो गया निर्मला, क्यों रो रही हो तुम, और तुम यहाँ पर वेटर के रूप में कैसे, तुम तो अपने गांव गई थी, अपने माता पिता के पास रह रही थी, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम एक वेटर बन गई हो। निर्मला जैसे ही सुमित की ये बातें सुनती है फूट फूट करके रोने लगती है और सुमित के सीने से जाकर के चिपक जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, आपके ऊपर गलत शक करके मैं तो माफ करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी जिंदगी काफी अंधकार में हो गई है,
जब मैं अपने गांव चली गई तो मेरे माता पिता जिंदा थे, वो मेरा देखभाल करते थे। लेकिन कुछ सालों के बाद, 1 डेढ़ साल के बाद, मेरे पिताजी और माताजी दोनों एक्सीडेंट में, दोनों की जिंदगी चली गई, दोनों खत्म हो गए। उसके बाद मेरा भाई और भाभी, ये दोनों मेरे ऊपर जुल्म ढाने लगे। मेरी भाभी हर समय मुझे ताने मारती थी, मुझे खाना पीना तक नहीं देती थी, हमेशा मुझसे पूरे दिन काम करवाती थी। और मेरा भाई जो था वो भी अपनी वाइफ का ही, अपनी पत्नी का ही पक्ष लेता था। मैं काफी परेशान हो गई, मैं काफी तंग हो गई। हमेशा मुझे दुत्कारते रहते थे और उल्टी सीधी बातें कहते रहते थे, और कहते थे कि तू अपने पति का नहीं हुई तो किसी का नहीं हो सकती है, तूने अपने माँ बाप को भी खा गई और हम लोगों को भी खाना चाहती है। इसलिए मुझे खाना पीना तक नहीं दिया जाता था और घर का सारा काम मुझसे कराया जाता था। बाहर भी ये लोग कहते थे कि बाहर से भी कमा करके ले आ और हम लोगों को यहाँ पर दे। मैं काफी तंग हो गई, काफी परेशान हो गई। तो मेरे साथ की एक सहेली थी जो इसी होटल में वेटर का काम करती थी, उससे मैंने कहा तो उसने कहा तू आ जा यहीं पर काम कर, क्योंकि यहाँ की जो मालकिन है, जो होटल मालकिन है, वो भी एक महिला ही है और यहाँ पर जितने भी वेटर हैं सारी महिला ही हैं। तो मैं भी यही सोच करके यहाँ पर आ गई और यहीं पर रह करके और काम करने लग गई और किसी तरह से अपना खाना पीना करने लग गई। जब एसपी साहब सुमित ये सारी बातें सुनते हैं तो उनकी आंखों से बरबस आंसू बहने लग जाते हैं। वो भी फूट फूट करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि देखो, थोड़े से शक करने का नतीजा क्या हुआ, पूरी जिंदगी को तुमने तबाह कर लिया। चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ। लेकिन जो निर्मला थी वो अभी भी दहाड़े मार मार करके रो रही थी, बार बार सुमित के पैरों पर गिर रही थी और माफी मांग रही थी। सुमित उसको उठा करके अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं तुम्हारा जो जगह है उस पैरों में नहीं है, यहाँ पर मेरे कलेजे में, मेरे सीने में है। अपनी पत्नी को कलेजे से लगा लेते हैं और कहते हैं चलो, जो भी हुआ तुमसे हुआ या मुझसे हुआ, उस सारी चीजों को भूल जाओ, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद अपनी पत्नी को निकल करके और उस रूम से बाहर आते हैं। वहां पर जो बैठे हुए एसपी साहब के जो सिपाही वगैरह थे, जो इनके साथ जो आए हुए थे, वो भी यही सोच रहे थे कि एसपी साहब कैसे कैरेक्टर का है। एसपी साहब का कैरेक्टर काफी निचले दर्जे का है। ये देखो, एक महिला को देख करके उसके रूम में घुस गया, उसके साथ क्या क्या कर रहा होगा। सारे लोग एसपी साहब के बारे में काफी गलत सोच रहे थे। और जो महिला जो होटल मालकिन थी, वो भी यही सोच रही थी कि देखो, ये एक जिले का एसपी है और किस तरह की करतूत कर रहा है, ये तो काफी गंदा है, किसी भी महिला के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी जब एसपी साहब उसको, निर्मला को लेकर के उसके कमरे से बाहर निकलते हैं और उसके साथ में जब बाहर आते हैं तो जो होटल मालकिन होती है कहती है, साहब आप मेरे बेटर को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तभी एसपी साहब मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि होटल मालकिन जी, ये जो आपकी जो वेटर है, ये मेरी पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी है। आपने मेरी अमानत को काफी अच्छे से, काफी संभाल करके रखा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं अपनी पत्नी को बहुत ही इज्जत के साथ, बाइज्जत अपने साथ लेकर के जाना चाहता हूँ। जब ये होटल मालकिन जैसे ही ये बातें सुनती है और निर्मला की तरफ एक बार देखती है तो निर्मला भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। और जब निर्मला की ये बातें सुनती है और निर्मला की आंखों में जब आंसू होटल मालकिन देखती है तो उसके भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वहां पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी पुलिस वाले और जो भी एसपी साहब के पास आए हुए थे या जो लोग होटल में खाना खा रहे थे, सब लोग जब एसपी साहब की दरिया दिली को देखते हैं तो सब लोग एसपी साहब को सलाम करने लग जाते हैं। सबकी आंखें गमगीन हो जाती है और फिर एसपी साहब अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रख करके अपनी पत्नी को अपने सीने से चिपका करके और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। अपनी गाड़ी में ले जा करके और बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही शालीनता से अपनी पत्नी को बैठाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, ड्राइवर गाड़ी ले चलो, मैं जिस चीज के लिए आया था, जिस अपनी अमानत को मैं खो गया था, भूल गया था, वो मेरी अमानत मिल गई है और मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकर के चलो। ड्राइवर गाड़ी को लेकर के चल देता है। साथ में जो पुलिस प्रोटेक्शन होती है, साथ में एसपी साहब के चलने लगते हैं। सारे लोग एसपी साहब का गुणगान कर रहे थे कि अधिकारी हो, इंसान हो तो ऐसा होना चाहिए जो कि अपनी पत्नी की भूल को भी स्वीकार करके और फिर से 3 साल बाद भी अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेता है। एसपी साहब सीधे लेकर के जाते हैं और वहां से रास्ते में अपनी पत्नी के लिए एक मार्ट से अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं। सारे कपड़े उपड़े खरीद करके और अपनी पत्नी को लेकर के और सीधे अपने घर पहुंचते हैं। घर जब पहुंचते हैं तो जैसे ही निर्मला को उसके पिताजी जयनारायण जी और उनकी पत्नी देखते हैं, दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों के आंखों में आंसू बह जाते हैं। अपनी बेटी जैसे बहू को देख पा करके वो लोग भी काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा बहुत अच्छा काम किया तूने, हमारी बहू को फिर से हमें मिला दिया।
और जैसे ही निर्मला अपने सास ससुर से मिलती है, तुरंत उनके पैरों पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। कहती है, बाबूजी, माताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती किया, मैंने पति के ऊपर शक किया झूठ मूठ का, ये बहुत मेरे से भूल हो गया, पाप हो गया, और मैं बार बार आप लोगों से माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, अब जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों, सारे लोग माफ कर देते हैं उसको, और उस दिन फिर एक फंक्शन होता है, एक जश्न होता है। अपने आसपास के जितने भी अधिकारी और जो भी वहां पर एसपी साहब के पास, बंगले के पास जितने भी लोग होते हैं, जितने जान पहचान के लोग होते हैं, सबको शाम को दावत पर बुलाया जाता है और खूब खूब अच्छे तरीके से फंक्शन मनाया जाता है। और अगले दिन फिर मंदिर में जाकर के अपनी पत्नी के साथ शादी कर लेते हैं एसपी साहब, और काफी हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ निर्मला अपने पति के साथ खूब अच्छे तरीके से रहने लग जाती है। उसके बाद अब एसपी साहब 15-15 दिन, एक एक महीने भी अगर बाहर रहते हैं, तब भी निर्मला शक नहीं करती है। और कोई अगर उससे कहता भी था कि तुम्हारे पति ऐसे होंगे, तो उनको गाली दे देती थी, उनको उल्टा बोल देती थी और कहती थी कि मेरे पति भगवान हैं, देवता हैं, उनके ऊपर इस तरह का लांछन लगाओगी तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, इस तरह से परिवार आबाद हो जाता है। 1 साल के बाद निर्मला के गोद में एक बेटा होता है। उस परिवार में एक नया व्यक्ति पहुंच जाता है, एक नन्हा सा जान आ जाता है, और फिर उस नन्हे से जान के साथ एक खिलौना भी आ जाता है, जिसके साथ वो सास ससुर उसके दिन रात खेलते रहते हैं। दोस्तों, आपको अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि पति पत्नी के बीच में शक वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको शक अगर किसी के प्रति हो भी रहा है, तो शक को क्लियर कर लेना चाहिए। छोटी छोटी शक की वजह से एक परिवार, एक अच्छा खासा खेलता और फलता फूलता परिवार बिखर जाता है। इसलिए ये शक की जो कीड़े को अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंकना चाहिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।